किसानी की और किसान की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। ये जो सरकार आई है और इसने बड़े बड़े दावे किए, डंके की चोट पे कहा कि हम माते स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे जी। मोदी जी ने अपने भाषणों में कहा कि सरकार ने ये 3 काले कानून लेके आई। किसान सभा का ये मानना है कि ये तीनों अध्यादेश वापस होने चाहिए कि हम अपनी जो जमीन को कारपोरेट के हवाले नहीं करेंगे, हमें इसके लिए कोई भी बड़े से बड़ी कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं बजिंदर सिंह। आप देख रहे हैं द अवेयर। हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उसी नारे को चरितार्थ करते हुए हमारे साथ एक शख्सियत हैं जिनसे हम विभिन्न पहलुओं पे बात करेंगे। उससे पहले मैं उनकी शख्सियत के बारे में 2-3 चीज़ों को साथ में जोड़ दूँ। जब बॉर्डर पे अपना साहस दिखाने की ज़रूरत पड़ी तो उसमें वो पीछे नहीं हटे। जब बात आई किसानों की तो वो किसानों के लिए भी लगातार संघर्ष करते नज़र आए। अगर ज़िंदगी के विभिन्न पहलुओं पे बात करें हम तो उन्होंने छात्र राजनीति से एक तरीके से कदम रखा और उसके बाद जो मेन स्ट्रीम राजनीति है उसमें भी वो उतनी ही शिद्दत के साथ खड़े नज़र आए। या फिर हम बाद में बात करें तो अक्सर सामाजिक मुद्दों को लेकर के जो भी शहर या राज्य के अंदर प्रोटेस्ट या अन्य प्रदर्शन होते हैं उनमें भी वो अपनी भागीदारी उतनी ही सक्रियता से निभाते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कैप्टन शमशेर सिंह मलिक जी की। विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से उनसे रूबरू होंगे और बातचीत करेंगे। कैप्टन शमशेर मलिक जी, आपका द अवेयर में स्वागत है। नमस्कार सर, छात्र राजनीति की मैंने बात की थी कि आप जो है छात्र संघ के एमडीयू के अध्यक्ष रहे। आज के दौर में जो छात्र संघ हैं उनकी राजनीति है और आपके समय की जो छात्र राजनीति थी उसमें किस तरीके का बदलाव आप देखते हैं? वैसे तो काफ़ी बदलाव है हर एक लाइफ के, ज़िंदगी के हर एक उसमें, लेकिन जो मोटे तौर पे उस समय के छात्र जीवन में और आज के छात्र उसमें जो मोटे तौर पे जो फ़र्क देखने को मेरे को मिल रहा है वो एक तो ये है कि आजकल के छात्रों को जो बेरोज़गारी की समस्या है वो हमारे समय में उतनी ज़्यादा नहीं थी जी। और उससे भी बढ़कर के जो दूसरी समस्या या उसका जो सामना कर रहे हैं आज का छात्र वो है जातिवाद जी। हमारे समय में हमने इतने छात्र आंदोलन किए, चुनाव लड़े, सत्याग्रह किए, लेकिन कहीं पे भी जातिवाद इतना कभी भी देखने को नहीं मिला जी। ये एक नई समस्या है जिसका के छात्रों को एकजुट होकर के मेरा ये मानना है कि सामना करना पड़ेगा। और उसी के साथ एक और चीज़ जो देखने में आ रही है, हर रोज़ जो यूनिवर्सिटी हैं, विश्वविद्यालय हैं या सरकारी वो हैं, वो छात्रों की फ़ीस बढ़ाते जा रहे हैं जी। और उसका सबसे मुख्य कारण ये है, एक तो सरकार की जो नीति है वो शिक्षा को निजीकरण करने की है। दूसरा ये है कि जो छात्र संघ के चुनाव टाले गए हैं जी, उसकी वजह से अब विश्वविद्यालय के जो अथॉरिटीज़ हैं, वाइस चांसलर हैं या दूसरे वो हैं या शिक्षा मंत्री है या केंद्र सरकार है या राज्य सरकारें हैं, उनके ऊपर छात्रों का कोई ज़्यादा दबाव नहीं हो पा रहा है। कुछ जो राजनीतिक दलों के छात्र विंग हैं वो जरूर सक्रिय हैं, लेकिन उनमें से कई जो है सरकार का हिस्सा बन के रह जाते हैं। हाँ, वामपंथी दलों के जो छात्र जो संगठन हैं वो जरूर छात्रों के हितों की खुल के लड़ाई लड़ रहे हैं। छात्र संघ के आप अध्यक्ष रहे, यानी कि छात्र जीवन से बाहर निकलने के बाद आप जॉब में चले गए। आप, मेरे को जहाँ तक जानकारी है, आप आर्मी के अंदर गए। तो कब ज्वाइन आपने किया और किन पदों पे आप रहते हुए वहाँ पे अपनी सेवाएं दी और उसके बाद कब वहाँ से आप रिटायर हुए, अगर कुछ दर्शकों को बता पाएँ? 1980 में मेरे को सेना में कमीशन मिला, कमीशन ऑफिसर, सेकंड लेफ्टिनेंट की हैसियत से, OTS मद्रास से। और गढ़वाल राइफल्स में
मुझे कमीशन मिला था जी 10 साल मैंने सेना के अंदर आर्मी ऑफिसर की हैसियत से सेवा करी जी और उसके बाद 10 साल के बाद मैं आर्मी छोड़ के आ गया था। जी। आप आर्मी में रहे आप, परंतु आज की अगर मैं राजनीति देख रहा हूं तो उसमें लगातार आर्मी को एक तरीके से मोहरा बनाया जा रहा है। लगातार कहते हैं आर्मी के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, परंतु लगातार राजनीति जो हो रही है वो आर्मी के इर्द गिर्द हो रही है। उसके बारे में कुछ कह पाए आप? ये बहुत ही पीड़ादायक है जी। बहुत दुख होता है। हम्म। खास तौर पे मैं इसमें मेरे को कोई हिचकिचाहट नहीं है कि भाजपा जिस ढंग से अपने राजनीतिक ओछे राजनीतिक लाभ के लिए सेना के नाम का प्रयोग करती है जी वो बेहद शर्मनाक है। जी उसकी जितनी निंदा करी जाए वो कम है। जी अब मोदी जी कहते हैं या भाजपा के जितने भी नेता कहते हैं कि हम घुस के मारते हैं, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करा है, हमने ये किया। 2014 से पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई हैं जी, लेकिन उसका यूं बखान नहीं होता था अपने राजनीतिक उसके लिए कि हमने ये किया, हमने वो किया। जी। और दूसरी तरफ ये कितने मतलब मैं कहूँ हैरानी की बात है और निराशा की भी बात है। पुलवामा जैसे कांड हो जाते हैं जी, किस वजह से हुआ वो कांड, उसकी कोई जांच नहीं। हाँ उसकी कोई जांच आज तक नहीं हुई है। जी और कम से कम 70-80 गाड़ियों के कॉन्वॉय को भेजा जाता है जी कोई बुलेट प्रूफ उसमें नहीं है। उससे पहले जो सीआरपीएफ के जो जवान थे उन्होंने मतलब केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट करी थी कि हमें बाई एयर भेजा जाए वहाँ से, लेकिन वो मना कर दिया और बाई रोड भेजा और इतना बड़ा हादसा हुआ और उसकी आज तक कोई जांच नहीं हुई। और दूसरी तरफ आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी 8,500 करोड़ रुपए का अपने लिए जहाज खरीदा है उन्होंने। जहाज खरीदा है। जवानों के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां नहीं है जी, और अपने लिए 8,500 करोड़ रुपए का उन्होंने जहाज लिया है। जी, और उसके अलावा हर रोज जो है भाजपा के प्रवक्ता टीवी के ऊपर, अब कल ही फिर अचानक से टीवी पे आ गए कि भारत ने एयर स्ट्राइक किया है पाकिस्तान पर और चिल्लाना शुरू कर दिया। बाद में पता लगा कि ऐसी कोई न्यूज़ ही नहीं थी। तो ये इसको जितनी निंदा करी जाए वो कम है और भाजपा को इन हरकतों से बाज आना चाहिए। दीपावली के मौके पे प्रधानमंत्री महोदय बॉर्डर पे जा करके टैंक के अंदर बैठ के आर्मी की यूनिफॉर्म में ललकारते हैं कि हम पाकिस्तान को ये कर देंगे वो कर देंगे। मतलब उस सारी चीज़ों पे उसको किसी भी तरीके से सराहा नहीं जा सकता। मैं बस इतना ही कहूँगा। जी, आप छात्र राजनीति के बाद आर्मी में चले गए। आर्मी से रिटायर होने के बाद, जहाँ तक मेरी जानकारी, रिटायर नहीं, मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन था मेरा, 10 साल सर्विस करी और उसके बाद आई वाज रिलीज्ड फ्रॉम द आर्मी। तो वहाँ से रिलीज होने के बाद आपने हरियाणा के अंदर उस दौर में मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, चाहे वो हबीपा थी, चाहे वो इनेलो थी, चाहे वो कांग्रेस थी, उसमें ना जा करके आपने लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पासवान जी की पार्टी थी, जिसका हरियाणा के अंदर कोई जनाधार या कोई चीज़ें नहीं थी, उसके बावजूद भी आप उस पार्टी को ज्वाइन किया, उसके राज्य के अध्यक्ष रहे। ऐसा क्यों कि भाई यहाँ की पार्टियों के साथ ना अलायंस करके या उनमें ना जा करके एक अनजान पार्टी में जाने का फैसला? उसके 2-3 कारण हैं। एक तो मैं छात्र जीवन से ही जो उस समय के युवा नेता थे उनको फॉलो करता था। उनमें से रामविलास पासवान भी एक थे। वो ज़मीन से निकले हुए नेता थे और सामाजिक न्याय की बात करते थे, दलितों के हित की बात करते थे, मजदूर की भी बात करते थे। और एक वो सब सारी चीज़ें देख करके और समाज के दबे कुचले वर्ग के साथ वो ज़्यादा जुड़े रहे। वो उन सब चीज़ों को देख करके मैंने फैसला लिया, लोक जनशक्ति पार्टी मैंने ज्वाइन करी और मेरे को उन्होंने प्रदेश का पहला लोक जनशक्ति पार्टी हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया। और हमने खूब जितने भी मुद्दे थे, दलितों के, किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं के, पूरे हरियाणा में जहाँ पे भी कोई वो हुआ, अन्याय हुआ, समस्या हुई, हमने धरना प्रदर्शन किया और जो कुछ हम कर सकते थे हमने किया। जी, तो 2004 में आप लोक जनशक्ति पार्टी से इस्तीफा देते हैं
उसके बाद भी किसी आज तक आप किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं बने या उसमें पदाधिकारी नहीं बने, ऐसा क्यों कि भाई? पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, लोकसभा चुनाव से पहले मैंने लोक जनशक्ति पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा दिया जी। मैंने पाया कि रामविलास पासवान जो है अपनी असली राजनीति के उससे पथभ्रष्ट हो चुके हैं और वो मैं आज भी उनका आदर करता हूँ। अब वो मरहूम हैं और मैं कोई ऐसा शब्द उनके बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन वो दूसरी तरफ की राजनीति में चले गए थे। उन मतभेदों के चलते हुए मैंने लोक जनशक्ति पार्टी से इस्तीफा दिया। उसके बाद मैंने कोई पार्टी आधिकारिक तौर पर कभी ज्वाइन नहीं करी। हाँ, लगातार मैं सामाजिक मुद्दों पे, चाहे महिलाओं का है, छात्रों का है, युवाओं का है, दलितों का है, कोई बलात्कार की घटना है या कोई दूसरा कोई अन्याय है किसी उसका, या जैसे सफाई कर्मचारियों का आंदोलन था या कोई और दूसरा कोई भी, या रोडवेज कर्मचारियों का आंदोलन था, जहाँ पे भी मैं जो भी भूमिका, सकारात्मक भूमिका मैं निभा सकता रहा हूँ वो मैंने निभाई है। मतलब विभिन्न समाज के तबकों के साथ आप जो है कंधे के साथ कंधा मिला करके खड़े रहे हैं, रहने का प्रयास कोशिश करी है मैंने अपनी तरफ से। इसी दौरान एक कांड हुआ था, दुलीना कांड, उसमें भी आपकी एक अहम भूमिका, लगातार उनको न्याय दिलवाने के लिए आप उसके लिए। हाँ, ये 2003 की घटना है। दुलीना के पास, झज्जर के पास दुलीना जगह है, वहाँ पर दशहरे के दिन जब भीड़ रावण का पुतला फूंकने के बाद वापस अपने घरों में जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने 4-5 दलितों को पीट करके उनकी हत्या कर दी थी और उनके ऊपर ये दोषारोपण किया कि ये गाय की खाल उतार रहे थे। तो उसका हमने बहुत डट के विरोध किया और उस वक्त वामपंथी दलों ने भी उसका बहुत डट के विरोध किया था। हम सब ने मिलकर उसके खिलाफ यहाँ पे आंदोलन किए और इस मुद्दे को उठाया और जो दोषी थे उनको हमने सजा दिलवाई। मेरे पास आज भी पत्र है डीआईजी साहब का, जो लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे मुझे लिखा था कि हम उचित कार्रवाई इसके हम लोग कर रहे हैं और उस मुद्दे को हमने जितनी भी ताकत थी उससे हमने उठाया। किसानों को लेकर के भी एक अपना पक्ष रखते हैं और उसको, उनके हकों को लेकर के भी आप लगातार रोड पे जो है जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। अभी पिछले दिनों सरकार जो है 3 अध्यादेश लेके आई, जिनको बाद में उन्होंने अलग अलग तरीकों से उनको पास भी करवा लिया, परंतु उसको हरियाणा और पंजाब का जो किसान है मानने को तैयार नहीं है। लगातार उसको लेकर के वो सड़कों पे अपने खिलाफत दिखा रहा है। तो पहली बात तो वो क्या है रीज़न है कि भाई हरियाणा और पंजाब के किसान उसको मानने को तैयार नहीं है? उसके आगे की बात हम बाद में करेंगे। जी, तो क्या, पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हाँ, जो ये 3 नए कानून सरकार लेके आई है, इसमें ये सही है कि हरियाणा और पंजाब में इसका विरोध ज़्यादा है, लेकिन इसका विरोध पूरे देश में ही है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आजकल मैं सक्रिय तौर पर जो किसान संगठन है, सबसे पुराना, देश का सबसे पुराना किसान संगठन है किसान सभा, उसका मैं रोहतक जिले का जिला कमेटी का सदस्य हूँ। मैं जिला उपाध्यक्ष भी हूँ किसान सभा जिला अखिल भारतीय किसान सभा जिला रोहतक का मैं उपाध्यक्ष हूँ। अब बात करते हैं जो 3 ये काले कानून मोदी सरकार लेके आई है। देश पहले ही बेरोजगारी का बहुत बुरी तरह से शिकार हुआ है। सब रोजगार खत्म हो चुके हैं और पिछले 3 दशक में किसानी की और किसान की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। अब आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि पिछले 2 या 2.5 दशक में 4 लाख के करीब किसान आत्महत्या कर चुके हैं पूरे देश के अंदर। और हरियाणा जैसा प्रदेश, हम जब छोटे छोटे थे हमारे गांव में लगातार 10 साल बाढ़ आई और सारी फसलें बर्बाद हुई।
लोग औरतों और बच्चों को अपने मामा या दूसरी जगह अपने वहां पे भेज दिया करते थे। गांव में बड़े बुजुर्ग या वो जवान लोग रहते थे। लगातार 10 साल की बाढ़ के बाद भी किसी ने आत्महत्या नहीं करी। जी। अब आप अंदाजा लगाओ कि किसान कितनी बुरी हालत है। और अब हरियाणा का किसान भी आत्महत्या कर रहा है जी। और पंजाब का किसान जिसको अपनी प्रॉस्पेरिटी के बारे में जाना जाता था, वहां पे आत्महत्या के वो बढ़ रहे हैं। तो अब ये जो सरकार आई है और इसने बड़े बड़े दावे किए, डंके की चोट पे कहा कि हम माते स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। मोदी जी ने अपने भाषणों में कहा कि मैं पहली कलम से, एक तो ये जो भाजपा का जो ये जो डायलॉग है कि पहली कलम से, मैं बता देना चाहता हूं लोगों को, इनके पास कोई कलम नहीं है। ना कर्मचारियों के हितों के लिए कोई कलम है, ना बेरोजगार युवाओं के लिए कोई कलम है इनके पास, ना किसान का कर्ज माफ करने के लिए कोई कलम है इनके पास, ना महिलाओं की सुरक्षा के लिए इनके पास कोई कलम है। ये झूठ बोलते हैं। इन्होंने वायदा किया था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हम लागू करेंगे जी। और ये झूठ बोलने में बहुत ज्यादा महारत, बेशर्मी के साथ ये लोग झूठ बोलते हैं। अब ये कह भी रहे हैं कि हमने स्वामीनाथन की आयोग रिपोर्ट लागू कर दी। सुप्रीम कोर्ट में तो ये हलफनामा दे दिया वहां पे कि हमने इससे ज्यादा मतलब कुछ कर सकते। तो किसान था जो वो इंतजार में था कि मोदी जी अपना जो है ये वायदा निभाएंगे और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे जी। उन्हीं उसके अंदर अभी जो कोरोना की मार शुरू होगी और सारा जो मतलब देश में सारे सब कुछ बंद हो गया, ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, सारे काम धंधे बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, सारी के सब कुछ बंद हो गया। लॉकडाउन मतलब लगा जब, और उसमें किसान ही एक अकेला था। आप इनको स्वास्थ्य कर्मचारियों को छोड़ दो तो जो अपनी मतलब सुरक्षा की परवाह ना करते हुए, कोरोना के डर होते हुए भी खेतों में काम करा, मजदूरों के साथ उन्होंने काम किया। मजदूरों के साथ जाके गेहूं निकाला, सरसों निकाला, और जब वो मंडी में लेके आए तो इन्होंने मतलब जब सब कुछ बंद है, घर से कोई निकल नहीं रहा है और निकल रहा है तो उसके ऊपर पुलिस या कार्रवाई भी हो रही है। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए डिप्टी कमिश्नर की परमिशन चाहिए और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए स्टेट के मतलब चीफ सेक्रेटरी की परमिशन चाहिए। ऐसे हालात में किसान खेतों में जाके अपना जब ट्रॉली वहां पे लेके जाता है तो फसल का ब्यौरा लेके आओ, फसल का ब्यौरा ये इसको रजिस्टर करवाओ, इसको ऑनलाइन करवाओ। ये सब समस्याएं जब हमने देखी, 24 तारीख को इन्होंने लॉकडाउन किया था, 24 मार्च को हमने किसान सभा ने मतलब 13 या 14 अप्रैल को जब हमने देखा कि ऐसे तो हमारे किसान भाई बेमौत मारे जाएंगे, हमने अपनी सुरक्षा, हमें डर था, कोरोना का पूरा मतलब भय था, हमारे घर में भी छोटे बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा को भी हमने मतलब वो करते हुए, इग्नोर करते हुए हमने रोहतक की अनाज मंडी में मैं 13 या 14 अप्रैल को किसानों के लिए प्रदर्शन किया। हमने सरकार से मांग की कि आप ये सारी जो चीजें इनको बंद करो, किसान का गेहूं खरीदो, जल्द से जल्द भुगतान करो, उनको ज्यादा से ज्यादा बोनस दो, उनका कोई भी पुराना बकाया है वो आप उनको दो। उसके बाद लगातार हमने प्रदर्शन किए, धरना दिए, प्रदर्शन करे, लेकिन ये कुछ दूसरे तरह के लोगों की सरकार है। अब पता लगता है कि मोदी जी ने कहा था कि आपदा में अवसर ढूंढो। उस आपदा के अंदर आप देखिए कि इस सरकार ने ये 3 काले कानून लेके आई जी। ऑर्डिनेंस लेके आए। पहले ऑर्डिनेंस लाने की कब जरूरत पड़ती है? जब देश में कोई आपात स्थिति हो, कोई आपात स्थिति किसानी को लेकर के या गेहूं खरीद को लेकर के या उसकी कीमत को लेकर के तो कोई आपदा नहीं थी, ठीक बात। और लेकिन ऑर्डिनेंस पास किया और ये अचानक नहीं हुआ है, उससे भी ज्यादा मतलब जो चिंता और जो मतलब दुख की बात यह है कि इसकी तैयारियां पिछले 4-5 साल से हो रही थी जी। WTO के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके और जो यहाँ का कारपोरेट है उसके इंस्ट्रक्शंस पे ये सरकार चल रही है। उनका ये है कि भाई सारी की सारी जमीन
और खाद्यान्न जो है वो किसान से ले लिया जाए और कारपोरेट को दे दिया जाए। और नीति आयोग की मीटिंगों में इस चीज को डिस्कस किया गया कि एमएसपी की कोई जरूरत नहीं है जी। और उसी के तहत इन्होंने शांता कुमार कमेटी का भी गठन किया। शांता कुमार जी जो हिमाचल के मुख्यमंत्री होते थे, एक दफा खाद्य मंत्री भी रहे हैं शायद केंद्र सरकार में, उनको उनकी अध्यक्षता में कमेटी बैठाई गई। उसने रिपोर्ट दी कि एमएसपी की कोई ज़रूरत नहीं है जी। और हमारे पास जो बफर स्टॉक जो स्टॉक है गेहूं का वो 7.44 लाख टन जो है वो गेहूं का स्टॉक है और हमें 4-4.5 लाख टन से ज़्यादा नहीं चाहिए। इसलिए हमें ये बंद करना चाहिए, ये गेहूं की खरीद से हमें निकलना चाहिए और एफसीआई को वो कर देना, डिस्बैंड कर देना चाहिए। मैं यहाँ पे अगर आपको टोकूं कि कुछ किसान संगठन कह रहे हैं कि अगर इसमें एमएसपी वाले शब्द को अमेंडमेंट करके डाल दिया जाए तो बाकी जो पूरा है कानून, 3 जो कृषि कानून बने हैं उनमें कहीं कोई किसान को दिक्कत नहीं है, सब अच्छे नहीं। इसको मोटे शब्दों में और बहुत कम शब्दों में अगर बता पाए कि भाई कौन कौन सी चीज़ें जो है किसान को प्रभावित करेंगी तो। नहीं, बिल्कुल नहीं। एमएसपी का अगर ये मान लो डाल भी देंगे, इन्होंने एपीएमसी एक्ट समाप्त कर दिया है जी। अब एपीएमसी एक्ट आज अभी ये बोलते हैं कि एमएसपी समाप्त नहीं हुआ है और हम एमएसपी पे गेहूं और वो धान वगैरह खरीद रहे हैं, अभी भी एमएसपी नहीं है। और ये एक कहने के लिए एक लाइन अगर उसमें एमएसपी का जोड़ देंगे उससे कुछ नहीं होने वाला। कुछ संगठन इसमें कह रहे हैं ये बात, लेकिन हमारे किसान सभा का ये मानना है कि ये तीनों अध्यादेश वापस होने चाहिए। और उससे बड़ी शरारत ये है कि देश के तकरीबन 250-300 किसान संगठन हैं। किसी किसान संगठन की ये मांग नहीं थी कि ये आप ये अध्यादेश लेके आओ। किसी ने मतलब किसी कोई से इन्होंने कोई वार्तालाप नहीं, किसी कमेटी में कोई किसान नहीं था, कोई किसान संगठन का प्रतिनिधि नहीं था। उसके बावजूद ये सारी चीजें जो है करके चोर दरवाजे से लेके आए और चोर दरवाजे से, और उसको जो है आनन फानन में जो है इन्होंने राज्यसभा से भी पास करवा लिया। राज्यसभा में आनन फानन में नहीं, धक्काशाही से पास करवाया। उस दिन राज्यसभा के अंदर भाजपा अल्पमत में थी जी, क्योंकि अकाली दल भी छोड़ चुका था। अकाली दल ने जब लोगों का दबाव, किसानों का दबाव उनके ऊपर पड़ा तो रिजाइन करा। हाँ, उन्होंने उससे कृषि मंत्री से के पद से नहीं, सॉरी, कैबिनेट मंत्री के उससे इस्तीफा दिया। उस दिन वो अल्पमत में थी और उन्होंने मत विभाजन ना करवा के ध्वनि मत से इसको पास करवाया, जबकि कम से कम 10 सदस्य वहां पे बैठे हुए थे। वो कह रहे थे कि हमें मत विभाजन करवाना है। वहां पे भी धोखे से इन्होंने ये बिल पास करवाए हैं जी। तो लूप होल जो किसान को सीधा सीधा नुकसान पहुंचाएंगे, इनमें अगर 2-3 पॉइंट अगर बता पाए एमएसपी के अलावा, किसान को कहाँ कहाँ मार पड़ने वाली है? दूसरा, एमएसपी खत्म होने के बाद सारी ये मंडियां खत्म होंगी और किसान पूरी तरह से जो मगरमच्छ हैं, व्यापारी, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनके चुंगल में चला जाएगा और वो मनमर्जी के 1 साल या 2 साल उनको ठीक भाव दे देंगे, क्योंकि मंडी में उनको 4-6% जो टैक्स देना पड़ता था वो बाहर उनको कम नहीं देना पड़ेगा। और ये पूरी सोची समझी उसके साथ किया हुआ है। कारपोरेट ऑलरेडी इन्वॉल्व है कारपोरेट। अब अडानी ने जो बनाए हुए बड़े बड़े स्टोरेज के लाखों टन का गेहूं स्टोर करने का जो वो ऑलरेडी बना लिए हैं, 3-4 साल पहले से वो लगे हुए हैं, तो वो सीधा मतलब किसानी को बर्बाद करने वाला है। दूसरा, ये बड़े अच्छे उससे बोलते हैं कि हम ठेके की खेती में बोलते हैं कि आपको पहले ही से ही भाव तय हो जाएंगे, आपको कोई इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा छलावा है। ये किसान की ज़मीन छीनने का एक इनका बहुत गहरी साजिश है और उसके तहत ये किसान जो है अपने ही खेत के अंदर
बंधुआ मजदूर बन के रहेगा। और ये 2-3 उदाहरण पहले हो चुके हैं, गुजरात में हो चुका है, छत्तीसगढ़ में ये हो चुका है, पंजाब में ये हो चुका है। जो प्राइवेट कंपनियों ने मतलब उनके साथ जो करार किया था वो बाद में तोड़ दिया और उल्टे उन किसानों के ऊपर उन्होंने मुकदमे किए। ये तो किसान को की जमीन छीनने का एक इनका वो है। मोटी भाषा में कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे व्यापार करने आई, परंतु वो शासक बन के बैठ गई और जो अत्याचार किए वो चीजें छुपे नहीं। हाँ, वो ईस्ट इंडिया से भी ज्यादा खतरनाक लोग हैं। ये ईस्ट इंडिया से भी ज्यादा खतरनाक लोग हैं। अब शहीद आजम की बात हमें याद आती है कि ऐसे लोग भी आएंगे। ये तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को तो हम दूर से पहचान सकते थे कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं, जी, गोरे हैं, ये गोरे हैं। हाँ, परंतु ये तो हमारी शक्ल के हैं, हमारी नस्ल के हैं, हम लोगों के बीच से हैं। इनको पहचानना भी बहुत मुश्किल है। राष्ट्रवाद का नारा लगाते हैं, देशभक्ति का नारा लगाते हैं, समाज को जात पात में बांटते हैं। तो इनसे तो निपटने के लिए लोगों को एकजुट होना होगा, जात पात को समाप्त करके सबको एकजुट होना होगा। अब आप देखिए, रेलवे बेच दी इन्होंने, BSNL बेच दी इन्होंने, BPCL बेच दिया, सरकारी महकमे बेच रहे हैं, तो नौकरियां खत्म हो रही हैं। और लोग क्या है, जो नेता लोग आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं। अरे जब नौकरियां ही समाप्त कर दी इन्होंने तो आरक्षण की कहां पे? जैसे नारा है कि भाई बेटी नहीं होगी तो बहू कहां से लागू है, तो ऐसे ही अगर नौकरियां नहीं होंगी तो आरक्षण कहां? नौकरियां तो आरक्षण की कहां पे? बिल्कुल, वो बात ठीक है, उस पर भी हम कभी करेंगे बात। पर क्या नाम, मैं वापस किसानों वाले मसले पे आऊं तो सरकार लगातार जो है किसानों को जचाने के लिए कोशिश कर रही है कि भाई ये जो है कानून तीनों ही आपके पक्ष के हैं। उसके लिए वो लगातार जो है अलग अलग जिलों पे प्रदर्शन कर ट्रैक्टर रैलियां निकाल रहे हैं, कुछ और जो भी उनसे बन पा रहा है वो कर रहे हैं। परंतु उसके विपरीत जो है आप लोग उनको काले झंडे दिखा करके उनका विरोध भी करते हुए लोगों को जताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये जो है किसानों के पक्ष के जो है कानून नहीं है। तो ये दो तरीके का एक तरीके से सिनेरियो बन रहा है। तो यहाँ कहीं जो है सीधा झड़प का भी तो माहौल हो सकता है कहीं, मतलब जो भाईचारा है वो लगातार टूटने की तरफ भी तो जा सकता है कि एक पक्ष कह रहा है कि वो अच्छा है, दूसरा कह रहा है गलत है। तो दोनों की अगर आपसी लड़ाई होती है तो उसमें भी तो समाज को नुकसान होगा। देखो, सरकार इसमें पूरे सरकारी तंत्र और मीडिया जी और अपने दलालों की ताकत के बावजूद पूरी तरह से बैकफुट पे है जी। और किसानों और मजदूरों में इसको लेकर के आक्रोश है। तीसरा जो कानून है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, वो सिर्फ किसान के लिए नहीं, पूरे देश के लिए घातक है। अब जो किसान से तो पहले भी 10 रुपए किलो या 8 रुपए किलो प्याज लेके ये लोग बेचते थे, और अब जो 90 रुपए किलो, 100 रुपए ये जो बिक रहा है, ये हमेशा ऐसा ही भाव रहेगा। तो ये पूरे देश के लोगों के साथ इन्होंने छल किया है, धोखा किया है। पूरा आक्रोश है इनके खिलाफ। अभी 10 अक्टूबर को भी हमने मतलब इनकी जो यहाँ के जो सांसद हैं अरविंद शर्मा, उनकी अगवानी में ट्रैक्टर रैली इन्होंने निकाली थी इन 3 कानूनों के हक में। तो हमने डीगल में किसान सभा ने और दूसरे कई संगठनों ने मिलकर के वहां पे इनको काले झंडे दिखाए, और इनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि रुक के हमारे से 2 मिनट भी बात कर लें। और झड़प, हम लोग तो कोई इनके साथ हम झड़प नहीं करना चाहते, ना हम प्रशासन के साथ करना चाहते हैं। जैसा कि नाम इनका नेचर है कि लगातार जो है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे या अलग अलग मसलों के नाम पे लोगों को लड़वाने का काम करते हैं। तो क्या ये उसी पैटर्न पे काम करते हुए इसमें कामयाब हो सकते हैं? हाँ, ये कोशिश पूरी करेंगे, जी। पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन किसान अब जाग चुका है, एकजुट हो चुका है। 26 और 27 नवंबर को भी देश के 250 किसान संगठनों ने, अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति ने ये कॉल दी है कि चलो दिल्ली, जिसमें किसान सभा भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। उसी के संदर्भ में उसमें भी मैं आऊँगा। उससे पहले एक सवाल, आखिरी 2 सवाल हैं, उनमें से एक वो सवाल है कि जब मैं देख रहा हूँ कि जो ये 3 कानून आए, इससे पंजाब के अंदर जिसको कहते हैं चुच्ची बच्चा तक जो है उसका विरोध कर रहा है। वो लगातार जो है लंबे समय से, चाहे वो रेल ट्रैक्स को रोक के बैठने की बात हो, चाहे वो रोड को जाम करने की बात हो, या फिर जो है वहाँ के जो कल्चरल एक्टिविस्ट हैं, यानी कि जिनको गायक कह सकते हैं, वो भी एक्टिव हैं। और वो छोटे नाम नहीं, बड़े नाम जो है वो लगातार इस
उसका विरोध कर रहे हैं, सरकार को भी वहाँ झुक करके मतलब उनके पक्ष में बात करनी पड़ रही है। परंतु वैसा सिनेरियो पूरे हरियाणा के अंदर दिखाई नहीं देता। अगर मैं किसान सभा के बिहाफ पे बात करूं तो कहाँ चूक रह गई कि भी लोग जो है उतनी शिद्दत के साथ आप लोगों के साथ नहीं जुड़ पा रहे, या किसानों के पक्ष की जो बात हो रही है उसमें नहीं वो हिस्सा ले पा रहे। ये बात सही है कि इस पूरे आंदोलन में और इस पूरे विरोध में पंजाब ने अगवानी ली है, उन्होंने आग बढ़ चढ़ करके वो लिया है इसमें, और एक पूरे देश के किसानों मजदूरों को एक रास्ता दिखाया है, इसमें कोई शक नहीं। और हमें गर्व है, हमें प्रशंसा करनी चाहिए पंजाब के किसानों की, पंजाब के लोगों की। एक तो सरकार भी वहाँ पर किसान हितैषी सरकार है, अगर इस मुद्दे को खास तौर पे अगर आप देखा जाए तो। हाँ, हरियाणा में उतना वो नहीं, लेकिन लोगों में आक्रोश है, वो सड़क पे नहीं आया है अभी, लेकिन लोगों में आक्रोश है। अभी एक उपचुनाव भी हुआ था हरियाणा में, और उसमें मुख्य मुद्दा यही था, ये 3 जो किसान विरोधी बिल थे, ये मुख्य मुद्दा था बड़ौदा के चुनाव के अंदर, और सरकार ने अपनी तमाम ताकत लगा ली और हर ढंग के हथकंडे अपनाए जो आज तक सुनने में नहीं आया था, वो भी सरकार ने किया। उसके बाद वहाँ के 36 जात ने एकजुट होकर के कैंडिडेट को हराया, बीजेपी को पटकनी दी है। वहाँ पे उसको क्या नाम है, योगेश्वर दत्त नहीं आ रहा है। हाँ, वहाँ पे भाजपा सरकार को पटकनी दी है हरियाणा की 36 जात के लोगों ने और एकजुट हैं, और वहाँ पे भी इन्होंने जात पात का नारा लगाया। ऐसे ही आपका संदेह और वो बिल्कुल सही है कि भाई ये लोग आपस में जात पात के नाम पे हमें बांटने की कोशिश करते रहे हैं, पहले भी, इसमें भी करेंगे, लेकिन हम लोग एकजुट रहेंगे इसमें। अभी तक लगातार जो है धरने प्रदर्शन और काले झंडे दिखाने का दौर चलता रहा, परंतु अब जो है फिर आह्वान आया कि दिल्ली का घेराव किया जाए। तो 26-23 तारीख की आपने जिक्र किया, तो उसमें किसान सभा की क्या तैयारियां हैं, किसान जो है उसमें कितना हिस्सेदारी करने वाले हैं? क्योंकि पंजाब के किसानों ने कहा कि हमारी 60% भागीदारी हमारी रहने वाली है उसके अंदर, जबकि अभी जो है अगर मैं सोनीपत, रोहतक और झज्जर का जिक्र करूँ तो उसको जाटलैंड का दर्जा प्राप्त है और दिल्ली के बहुत नज़दीक भी है। तो यहाँ के किसानों की किस तरीके से रणनीति रहेगी और वो किस तरीके से उसमें भागीदारी कर रहे हैं, इस पर कुछ बताओ। देखिए, 5 जून को इन्होंने ये ऑर्डिनेंस लेकर आए थे, ये 3 जो काले कानून का, और 9 जून को किसान सभा ने, हमने रोहतक में और हर एक जिला मुख्यालयों पर, हमने रोहतक में शीला टाकिज चौक पर उनकी प्रतियां जलाई थी। हमने विद इन ए वीक इसका विरोध करना शुरू कर दिया था और लगातार हम इसका विरोध कर रहे हैं। और जहां तक किसान पंजाब का दावा है कि 60,000 लेके आएंगे, 60% वो मतलब उनकी भागीदारी होगी, लेकिन मैं कह सकता हूं किसान सभा की तरफ से कि हमारी भागीदारी उनसे कम नहीं होगी, हमारे पंजाब के किसान भाइयों से हमारी भागीदारी कम नहीं होगी। कंधे से कंधा मिलाकर, हाँ, कंधे से कंधा, ये अब एक है, सब किसान, पूरे हिंदुस्तान के किसानों की लड़ाई, इकट्ठी लड़ाई है ये। और हाँ, ठीक है, पंजाब उसमें हमारा बड़ा भाई है, वो अगवानी, वो हमें रास्ता इसमें दिखा रहा है, और उसी की तैयारियां हम काफी समय से कर भी रहे हैं। कल भी उसी की तैयारी को लेकर के किसान सभा की जिला रोहतक की मीटिंग कल हुई है इसके लिए, जो आज के अखबारों में भी आई हुई है। तो हमारी पूरी तैयारी है, और दिल्ली का हम घेराव नहीं करेंगे, हम दिल्ली मार्च करेंगे। हम दिल्ली में सरकार से मिलना चाहते हैं, हम जंतर मंतर पहुंचना चाहते हैं। हम किसी को भी ना रास्ता रोकेंगे, ना हम कोई बाधा डालेंगे, ना हम दिल्ली के लोगों को कोई नुकसान पहुंचाना चाहेंगे। हम तो अपनी पीड़ा लेके जा रहे हैं, और ये किसी भी हालत में ये कानून जो है हम किसान जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। भ्रष्ट राष्ट्र की तरह से मोदी जी ने आंखों पे पट्टी बांध ली है, मतलब वो जो है कुछ देखना नहीं चाह रहे हैं, उनको जगाने जा रहे हैं कि भाई आप देखिए, किसान जो है हाहाकार कर रहा है और आप खामोशी की नींद सो रहे हैं, जहाज खरीद रहे हैं, हमारी पीड़ा को सुनिए, ऐसा कुछ करने आप जा रहे हैं। बिल्कुल, वैसे तो धृतराष्ट्र का जो उदाहरण है वो इनके सामने बहुत छोटा पड़ रहा है। मतलब अब आप देखिए, JNU के छात्रों के बारे में या दूसरे विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के बारे में जो नेशनल मीडिया पे डिबेट होती है, ये कहते हैं कि वहाँ पे हॉस्टल की फीस बहुत कम है, जबकि अच्छी खासी फीस है वहाँ पे हॉस्टल में। मेरे ख्याल से 1300-1400 रुपये महीने की अब तो है ही, और मैं समझता हूँ वो ज़्यादा ही है। और दूसरी तरफ ये 8,500 करोड़ रुपए का अपने लिए मोदी जी जहाज करते हैं, खरीदते हैं।
सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम उसके लिए, प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़ रुपए इन्होंने सैंक्शन किए हैं। और मैं दावा करता हूं अगर वो थ्रू हुआ तो कम से कम वो 1 लाख करोड़ में जाके बनेगा, क्योंकि ये लोग शुरू में इतना करते हैं और बाद में उसको बढ़ाता जाएंगे। उसके बाद स्टैचू के ऊपर इन्होंने 3,500 करोड़ रुपए स्टैचू पे खर्च कर दिए। 4200 करोड़ रुपए इन्होंने मतलब कुंभ के मेले पे लगा दिए। 100-150 करोड़ ये दिवाली पे वहां पे अयोध्या में दिए जलाने में करते हैं। और हजारों करोड़ रुपए हरियाणा की सरकार जो है हरियाणा स्वर्ण जयंती पे या मतलब गीता महोत्सव पे, या वो खुदाई कर रहे हैं उसकी क्या कौन सी सरस्वती नदी की खोद के निकाल लेंगे। आप खोद के कहीं पे पानी निकाल लो, उस पे सैकड़ों करोड़ रुपए बर्बाद कर चुके हैं। लेकिन छात्र मुफ्त में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन्होंने छात्र शिक्षा, चिकित्सा, ट्रांसपोर्ट, संचार, खाद्य सब कुछ कारपोरेट के हवाले कर दिया है। मैं ये बोलता हूं कि आत्मनिर्भर भारत कहां हो गया? ये तो लचर गया भारत। आपने भारत की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। अब बीपीसीएल को आप बेचोगे, जिसके पूरे देश के अंदर 15,000 से भी ज्यादा पेट्रोल पंप हैं, जो जिसका फ्यूल जो है सारी आर्मी इंस्टॉलेशंस में, एयरफोर्स में जाता है, वो सारा का सारा अडानी अंबानी के उसमें चला जाएगा। तो देश पंप बंद पड़े हुए हैं और उनकी वजह से बंद हुए कि भाई चीजें उतनी क्वालिटी के साथ नहीं थी। आज उन्हीं को जो है सारी ठेकेदारी दी जा रही है। हाँ, नहीं उसके हम वापस जो है किसानों पे ही आते हैं। हमें इस सरकार के अंदर अनुभव है कि वो तमिलनाडु का किसान हो, चाहे वो महाराष्ट्र का किसान हो, पैदल चल चल के जो है वो आए, बहुत बुरी हालत में जो है वो रहे, उसके बावजूद भी सरकार के कानों पे जूं नहीं रहेंगी। क्या आपको लगता है कि 26-27 तारीख का जो आपका है कार्यक्रम, उसमें सरकार के ऊपर कुछ असर पड़ेगा? और असर नहीं पड़ता तो फिर आगे की क्या रणनीति रहने वाली है, इस पे कुछ आखिरी में बता दें। देखिए, आज तक कोई ऐसी सरकार या शासक नहीं हुआ जो जनता के सामने ना झुका हो जी। और ये कितना ही मतलब दिखावा करते रहे कि भाई हम मतलब जो फैसला ले लिया वो ले लिया। असलियत तो ये है कि मोदी सरकार पूरी तरह से घबराई हुई है। खुद मोदी जी को बार बार ये कहना पड़ रहा है कि हम एमएसपी ख़त्म नहीं करेंगे, जबकि बिहार के चुनाव से पहले जो वर्चुअल रैली थी जिसमें नीतीश कुमार भी प्रेजेंट थे, वो एक जगह कुछ बोलते थे, झूठ बोलने में मोदी जी थोड़ा सा कम हिचकिचाते हैं। वो खुल के बोल रहे हैं, मतलब बाकी डिग्री हो ना हो पर झूठ बोलने की डिग्री उनके पास नहीं। मैं हिचकिचाते नहीं है, मतलब मैं ये कहूँगा। तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी ने 2006 में जो रास्ता पूरे देश को दिखाया था एपीएमसी एक्ट खत्म करने का, वो हम पूरे उसके अंदर देश के अंदर इसकी राहों पे हम चल रहे हैं। एक जगह कह देते हमने खत्म कर दिया, दूसरी जगह कह देते लागू कर दिया। इसका मतलब ये पूरी तरह से विचलित हैं, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं और घबराए हुए हैं। जनता का दबाव है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर नहीं माने तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि हम अपनी जो जमीन को कारपोरेट के हवाले नहीं करेंगे। हमें इसके लिए कोई भी बड़े से बड़ी कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। ये थे हमारे साथ कैप्टन शमशेर मलिक जी। उन्होंने बहुत बेबाकी के साथ तमाम सवालों का जवाब हमारे को दिया है। अगर उनके तमाम चीज़ों पर हम पहलुओं पे देखें तो किसान सभा या अन्य जो किसान संगठन है लगातार किसानों के हित में वो खड़े रहते हैं, चाहे वो फसलें बर्बाद हो जाने की बात हो, चाहे वो टावर लगाते हुए फसल उजाड़ने की बात, या फिर ज़मीन कब्जाने की बात हो, या फिर सफ़ेद मक्खी या अन्य वजहों से जो फसलें बर्बाद होती हैं। तो ये मोर्चे के पहले पायदान पे खड़े दिखाई देते हैं। परंतु जब अब इतना बड़ा मुद्दा आया, 3 कानून आए और उसको वो वैसे ही नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि किसान उसमें एक तरीके से गुलाम बनता चला जाएगा कॉरपोरेट घरानों का। तो इसलिए उसको भी जो है लीड लेते हुए आगे बढ़ करके मोर्चा वो संभाले हुए हैं। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ है कि वो निश्चित तौर पे 26-27 की इस कॉल में सफल होंगे और किसानों को संगठित करते हुए वो आगे इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। आपका हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बिजली अधिनियम, जो निजीकरण अधिनियम का 2020 का भी हम उतना ही विरोध लगातार कर रहे हैं। जी, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। अपने सवाल या सुझाव कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर दें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को नई नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर दबाएं।